हेलो बच्चों, आप लोगों का मिथिलानी टीचर सुप्रिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 2। बुक का नाम है हमारे अतीत भाग 2, जिसके हम अध्याय 2 देखेंगे। अध्याय का नाम है राजा और उनके राज्य। इस अध्याय को यानी कि राजा और उसके राज्य अध्याय को हम बहुत ही सरल भाषा में इस वीडियो में समझेंगे कि कौन कौन से शासक, कौन कौन से राजा किस ईस्वी में आए, कैसे वो उस राज्य को चलाए, किस तरह से सब कुछ हुआ हमारे अतीत में। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। टुडे वी विल अंडरस्टैंड चैप्टर 2, किंग्स एंड देयर किंगडम, from class 7 history in simple language. So let's see what is given in this chapter about the kings and their kingdom. So let's see. First of all, we will see chapter introduction. सबसे पहले हम लोग अध्याय परिचय देखेंगे कि इस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या समझना है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन भारत में राजा कैसे बनते थे? अगर हम अभी की बात करें तो अभी तो हम लोग राजा को नहीं देखते हैं, हमारा राजा के शासक का ज़िंदगी नहीं चल रहा है, हम लोग गणतंत्र हो चुके हैं। तो क्या आप कभी सोचे हैं कि प्राचीन समय में जो राजा थे वो कैसे बनते थे, उनका राज्य कैसे चलता था? इस अध्याय में हम जानेंगे कि एक राजा की शक्ति कहाँ से आती थी, वह कर कैसे वसूलता था। कर मीन्स टैक्स, वो जो टैक्स वसूलता था वो कैसे वसूलते थे, और उसके राज्य का प्रशासन कैसे चलता था, कि उनके राज्य का जो रक्षा होता था, जो सिपाही होते थे, जो प्रशासन होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव होते थे, वो कैसे चलता था, किस तरह से चलता था, उस सबको पेमेंट कैसे किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ किंग्स वेर चूजन इन एंशिएंट इंडिया? हाउ डिड दे रन देयर किंगडम? How do they collect tax, and how do they payment the administrative person? In this chapter, we will explore how kings gained power, collected taxes, and managed administration, how to pay the administrative person. So let's see. First of all, we will try about the king, राजा, कि ये राजा जो है वो कैसे बनते थे, ये राजवंश की शक्ति उन्हें कैसे मिलती थी। तो लगभग 1000 साल पहले भारत में कई शक्तिशाली राजवंश हुए, जैसे कि पाल वंश, चोल वंश, चेर और राष्ट्रकूट। ये सारे राजवंश थे जो शक्तिशाली राजवंश थे। इन राजाओं ने युद्धों के द्वारा अपना राज्य फैलाया और खुद को महान विजेता घोषित किया। ये लोग क्या करते थे, ये राजा सब जो थे, इस राजवंश के जो राजा थे, उन्होंने युद्धों के द्वारा अपना राज्य फैलाया और खुद को महान विजेता घोषित किए कि युद्ध में जीत के दिखाए कि हम विजेता हैं। राजा केवल युद्ध जीतने वाले नहीं होते थे, बल्कि उन्हें अपने राज्य को संभालने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था भी चलानी पड़ती थी। इसमें भूमि का बंटवारा, कर संग्रह, सेना की देखभाल और धार्मिक अनुष्ठानों की भूमिका होती थी। राजा जो होते थे सिर्फ वो युद्ध करके अपना राज्य फैला के ही सिर्फ महान नहीं बनते थे, इतना ही उनका काम नहीं था कि युद्ध करना और युद्ध में जीत जाना।
बल्कि युद्ध करने के साथ साथ अपने राज्य का सुरक्षा करना, प्रशासनिक व्यवस्था को टाइट रखना, ये सारी चीज़ें, भूमि का बंटवारा, कर संग्रह, सेना की देखभाल, धार्मिक अनुष्ठानों की भूमिका, ये सारी चीज़ें एक राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस चीज़ों को वो अच्छे से चला सके। About 1,000 years ago, there were several powerful dynasties in India like the Pal, Cholas, Cheras and Rashtrakutas। ये सारे क्या थे? तो डायनेस्टी थे। These king expanded their territories through wars and declared themselves as great conquerors। But a king was not just a warrior, he had to manage a complex administrative system too. This included land distribution, tax collection, maintaining the army, and conducting religious rituals. So all these are the responsibility of a kings. Who is the king of their kingdom? So also they manage their kingdom with all these things: land distribution, tax collection, maintaining the army, conducting religious rituals. So now let's see. King collect a share of crops from the farmers as a tax. What is they collect as a tax? तो they collect share of crops. राजा किसानों से फसल का हिस्सा कर के रूप में लेते थे। व्यापारी, दस्तकार और चरवाहे भी अलग अलग प्रकार के कर देते थे। ये कर सैनिकों की तनख्वाह, महल, मंदिर और युद्धों में खर्च किया जाता था। वो जो टैक्स लेते थे और उनके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जिसमें इतने सैनिक सब थे, उन लोगों को जो पेमेंट होता था, पे होता था, यानी कि तनख्वाह मिलती थी, सैलरी मिलती थी, वो यही टैक्स जो लिया जाता था किसानों से, यानी कि उनके राज्य में रहने वाले किसान, व्यापारी, इन सब से जो टैक्स लिया जाता था उसी सब से ये पेमेंट होती थी। किंग्स कलेक्टेड अ शेयर ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स एज अ टैक्स। Traders, craftsmen and the herders also paid different kinds of taxes. These taxes were used to pay soldiers, build places and temples, and fund wars. So all this tax as a use as a pay of soldier, build a palace, temples, fund wars, etc. etc. इसके अलावा राजा अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर विशाल मंदिर बनवाते थे, जहां उनकी वीरता और शक्ति की कहानियां दीवारों पर उकेरी जाती थी। जो भी हमने अभी पढ़ा कि वो युद्ध करते थे और युद्ध में वीरता प्राप्त करके अपने को महान दिखाते थे, महान प्रसिद्ध करते थे और बहुत सारे राज्यों में अपना राज्य फैलाते थे। तो वो ईश्वर की प्रतिनिधि मानकर विशाल मंदिर बनवाते थे, जहां उनकी वीरता और शक्ति की कहानियों दीवारों पर उकेरी जाती थी। कुछ राजा ब्राह्मणों को जमीन दान देते थे और धर्म प्रचार भी करते थे। इससे उन्हें लोगों में धार्मिक और सामाजिक मान्यता मिलती थी। Additionally, kings considered themselves as a representative of God and built grand temples. They often donated land to Brahmins and promoted religion, which helped them gain religious and social support from the people. The different kind of the person who follow the different religions, they also support the kings. So in this chapter now we will see the question and answer. तो अब हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न
और उत्तर देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर देखेंगे और इस चैप्टर के दिए हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर के बारे में और भी डिटेल्स से समझेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम बारी बारी से देखेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और इस चैप्टर के बारे में हमें उसके आंसर से और अच्छे से डिटेल्स में पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 7वीं शताब्दी के प्रमुख राजवंश कौन थे? विच वेयर द मेजर डायनेस्टीज ऑफ द 7th सेंचुरी? 7वीं शताब्दी के प्रमुख राजवंश कौन थे? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 7वीं शताब्दी के प्रमुख राजवंश थे गुर्जर वंश, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चहमान। इन राजवंशों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों पर शासन किया। कहाँ कहाँ किया? तो भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों पर शासन किया और शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किए और इन्होंने अलग अलग भागों पर शासन कर अपना एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किए। द मेजर डायनेस्टी ऑफ द 7th century were the गुर्जर, प्रतिहार्स, राष्ट्रकूट, पालास, चोलास एंड चहमानास। तो ये सारे डायनेस्टी थे। दिस डायनेस्टी रूल्ड ओवर डिफरेंट रीजन्स ऑफ द इंडियन रीजन्स के डिफरेंट रीजन्स में इन्होंने अपनी डायनेस्टी को रूल्ड किया, शासन किया। सब कंटिनेंट एंड एस्टैब्लिश्ड पावरफुल किंगडम्स। तो पहला का आंसर हमारा यही हो जाएगा कि हम राजवंश के नाम समझेंगे और ये कहाँ कहाँ भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों पे शासन किया और इन्होंने अपनी शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राष्ट्रकूट पहले किसके अधीनस्थ थे? द राष्ट्रकूटास वेयर इनिशियली सबऑर्डिनेट टू whom? तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा राष्ट्रकूट शुरू में चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। कौन से राजाओं के? चालुक्य राजाओं के। बाद में उन्होंने स्वतंत्र होकर अपना स्वयं का राजवंश स्थापित किया। तो राष्ट्रकूट पहले चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे और फिर उन्होंने स्वतंत्र होकर अपना खुद का राजवंश बना लिया, स्थापित कर लिया। The Rashtrakuta were initially subordinate to the Chalukya kings. Later, they became independent and established their own dynasty. तो ये हमारा क्वेश्चन 2 का आंसर था। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिरण्यगर्भ क्या है? हिरण्यगर्भ क्या है? व्हाट इज हिरण्यगर्भ? व्हाट इज हिरण्यगर्भ? तो चलिए हम देखते हैं आंसर। आंसर हमारा होगा कि हिरण्यगर्भ एक विशेष वैदिक अनुष्ठान था जिसका अर्थ है सोने का गर्भ। हिरण्यगर्भ का अर्थ है सोने का गर्भ। इस अनुष्ठान को ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था ताकि कोई क्षत्रिय या अन्य व्यक्ति पुनर्जन्म के रूप में ब्राह्मण या राजा बन सके। यह शक्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक तरीका था। तो ये जो था हिरण्यगर्भ वो क्या था? तो वैदिक अनुष्ठान था जिसका अर्थ सोने का गर्भ होता था। कि हिरण्यगर्भ was a special Vedic ritual which literally means cold and warm. It
It was performed by Brahmins to sanctify a person obtain a non-Kshatriya, enabling him to assume to status of the Kshatriya or king. It symbolized rebirth and legitimized power and status. क्वेश्चन नंबर 4 है, एलोरा की गुफाओं में किस देवता का भित्ति चित्र है? द एलोरा केव्स कंटेन्स म्यूरल पेंटिंग ऑफ विच डाइटी? हमारा जो आंसर होगा वो होगा एलोरा की गुफाओं में भगवान विष्णु के नरसिंह रूप का भित्ति चित्र है। यह चित्र धार्मिक कला और वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। द एलोरा केव्स contain a mural painting of Lord Vishnu in his Narsimha man-lion form. It is a fine example of religious art and architecture. Now we will see the question number 5. What is question number 5? Question number 5 है हमारा, राजस्व किससे वसूला जाता था? From whom was revenue collected? From whom was revenue collected? हमारा जो आंसर होगा वो होगा राजस्व मुख्य रूप से व्यापारियों से कर के रूप में और भूस्वामियों से लगान के रूप में वसूला जाता था। यह शासन के खर्च और सेना के संचालन के लिए आवश्यक होता था। हम पहले भी पढ़े हैं कि जो टैक्स होता था उससे वो सेना को पेमेंट करते थे, अपना खर्चा चलाते थे राज्य के लिए। तो ये इसी के लिए राजस्व से जो है वो क्या किया जाता था, तो वसूला जाता था। Revenue was mainly collected from traders in the form of taxes and from landowners in the form of land revenue. It was essential for administrative expenses and maintaining the army. Now let's see question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? बेती कर किसे कहते थे? What was बेती टैक्स? What was बेती टैक्स? तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा बेती कर वह कर था जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में वसूला जाता था। किसानों और आम लोगों को बिना पारिश्रमिक के काम करने के लिए बाध्य किया जाता था। तो ये कैसा टैक्स था जो कि कोई भी अपने मन से जब नगद नहीं देता था, बल्कि जबरदस्ती श्रम के रूप में वसूला जाता था। किसान को और आम लोगों को जो है बिना पारिश्रमिक के काम करने के लिए बाध्य किया जाता था। Vetting was a type of tax collected in the form of forced labor. Instead of cash, common people and the peasants were compelled to work without any wages. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है
कि अक्षर प्रशस्तियाँ किसके द्वारा लिखी जाती थी? Who usually wrote the parastastic? तो यहाँ पे है आंसर जो हमारा वो है कि अक्सर प्रशस्तियाँ कवियों और ब्राह्मणों द्वारा लिखी जाती थी। किसके द्वारा? तो कवियों और ब्राह्मणों द्वारा लिखी जाती थी। ये प्रशस्तियाँ राजाओं की वीरता, उदारता और विजय की कहानियाँ महिमा मंडित करके प्रस्तुत करती थी। तो क्या है कि महिमा मंडित करके प्रस्तुत करती थी। ये राजाओं की वीरता की कहानी थी, उदारता की कहानी थी, विजय की कहानी इसमें लिखा जाता था। Parastastic were usually written by the poet and Brahmins. These inscriptions glorified the bravery, generosity and victories of kings. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि राजा लोग ब्राह्मणों को अनुदान किस रूप में देते थे? इन व्हाट फॉर्म डिड किंग्स ग्रांट डोनेशन टू ब्राह्मण्स? ब्राह्मण को डोनेशन किस रूप में देते थे? कौन? तो राजा लोग। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा राजा लोग ब्राह्मणों को अनुदान भूमि के रूप में देते थे। किस रूप में? भूमि के रूप में। ये भूमि अनुदान धार्मिक और शैक्षणिक कार्यों के लिए दिए जाते थे और प्रायः ताम्रपत्रों पर लिखे होते थे। किंग्स granted donation to Brahmins in the form of land. These land grants were often given for religious and educational purpose and were recorded on copper plates. तो ये जमीन के फॉर्म में दिया जाता है था और ये धार्मिक और शैक्षणिक कार्यों के लिए दिए जाते थे और ये प्रायः ताम्रपत्र पर लिखे होते थे। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच हुआ? The tripartite struggle was between which rulers? त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शासकों के बीच हुआ था। यह संघर्ष मुख्य रूप से कन्नौज पर अधिकार के लिए था, जो उस समय एक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित नगर था। The tripartite struggle was between the Gurjar Pratiharas, the Rashtrakutas and the Pals. The main reason for this conflict was the control over कन्नौज। ये कन्नौज पे अधिकार पाने के लिए, कंट्रोल पाने के लिए किया गया था, संघर्ष था। ए सिग्निफिकेंट एंड प्रेस्टिगियस सिटी ऑफ दैट टाइम। तो ये जो है उस टाइम का बहुत ही क्या था, महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित नगर था। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। महमूद गजनवी कहाँ का सुल्तान था? महमूद ऑफ गजनवी वाज द सुल्तान ऑफ विच पैलेस? वो कहाँ का सुल्तान था?
तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा महमूद गजनवी अफ़गानिस्तान के गजनवी का सुल्तान था। महमूद गजनवी अफ़गानिस्तान के गजनी का सुल्तान था। वह भारत पर कई बार आक्रमण करने के लिए प्रसिद्ध है और सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए विशेष रूप से जाना जाता था। इसने भारत पे बहुत बार आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर को यही लूटा था। महमूद ऑफ गजनी वाज द सुल्तान ऑफ गजनी इन अफगानिस्तान। He is well known for his repeated invasions of India and is especially noted for plundering the सोमनाथ टेम्पल। ये सोमनाथ टेम्पल को लूटने के लिए जाना जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है कि सुल्तान से क्या तात्पर्य है। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म सुल्तान। सुल्तान से क्या तात्पर्य है। तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा सुल्तान अरबी भाषा का शब्द है। कौन से भाषा का? अरबी भाषा का। सुल्तान अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शासक। यह शब्द विशेष रूप से मुस्लिम शासकों के लिए प्रयोग किया जाता था जो किसी क्षेत्र पर संप्रभु अधिकार रखते थे। सुल्तान is an Arabic word which means ruler. Sultan is an Arabic word which means ruler. It was especially used for Muslim kings or sovereigns who held authority over region. अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है महमूद गजनवी ने किस उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ महमूद ऑफ गजनीज इन्वेजन ऑफ इंडिया। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा महमूद गजनवी ने भारत के समृद्ध मंदिरों से धन लूटने के उद्देश्य से किए। जो भी मंदिर में समृद्ध धन था उसके लूटने के उद्देश्य से वो जो है आक्रमण किया। उसका मुख्य निशाना गुजरात का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर था जिसे उसने बुरी तरह लूटा। तो वो सोमनाथ मंदिर लूटा था और उसी पे उसका जो मंदिर का धन था उसी पे उसका नज़र था। महमूद ऑफ गजनी इन्वेडेड इंडिया with the aim of plundering the wealth of its prosperous temple. His main target was the famous Somnath temple in Gujarat, which is looted extensively. उसने बहुत ही बुरी तरह से सोमनाथ मंदिर को लूटा, जो भी धन था वहाँ का। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है महमूद ने उस समय का लेखा जोखा रखने के लिए किसे रखा। Whom did Mahmud appointed to record the events of his time? वो अपने समय का लेखा जोखा रखने के लिए किसे रखा था। तो आंसर जो होगा वो होगा महमूद गजनवी ने अपने समय का लेखा जोखा रखने के लिए अल-बेरूनी को नियुक्त किया था। अल-बेरूनी था कौन? तो अल-बेरूनी एक प्रसिद्ध विद्वान था
जिसने भारत की संस्कृति, विज्ञान और परंपराओं का गहन अध्ययन किया और अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? तहकीक-ए-हिंदी, तहकीक-ए-हिंद। Mahmud of Ghazni appointed Al-Biruni to record the events of his time. Al-Biruni was the renowned scholar who studied Indian culture, science, and traditions deeply and wrote a famous book called तहकीक-ए-हिंद, तहकीक-ए-हिंद। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि अल-बिरूनी की अरबी भाषा में लिखी कृति का क्या नाम है। अल-बिरूनी की अरबी भाषा में लिखी कृति का नाम क्या है? What is the name of Al-Biruni's work written in Arabic? आंसर जो होगा वो होगा अल-बिरूनी की अरबी भाषा में लिखी प्रसिद्ध कृति का नाम अल-हिंद है। क्या है? अल-हिंद है। इसमें उसने भारतीय समाज, धर्म, विज्ञान और संस्कृति का विस्तृत वर्णन किया है। द नेम ऑफ अल-बिरूनी's फेमस वर्क रिटन इन अरेबिक इज अल-हिंद। इन दिस बुक he described Indian society, religion, science, and culture in great details. अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि चौहानों की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? What was the famous book related to the चहमनाज, चौहान्स? चौहान की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? आंसर जो हमारा होगा वो होगा चौहानों की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम पृथ्वीराज रासो है। क्या है? पृथ्वीराज रासो है, जिसे चंदवरदाई ने लिखा था। कौन लिखा था? चंदवरदाई ने लिखा था। यह पुस्तक पृथ्वीराज चौहान 1168 से 1192 के जीवन, युद्धों और वीरता का वर्णन करती है। द फेमस बुक रिलेटेड टू द चहमनाज चौहान्स इज पृथ्वीराज रासो रिटन बाय द चंद बरदाई। इट नरेट्स द लाइफ, battles and bravery of Prithviraj Chauhan 1168 to 1192. Now let's see question number 16. What is question number 16? Who built the temple of goddess निशुम्भशूदनी? निशुम्भशूदनी देवी का मंदिर किसने बनवाया? Who built the temple of the goddess निशुम्भशूदनी? आंसर जो हमारा होगा वो होगा निशुम्भशूदनी देवी का मंदिर विजयालय ने बनवाया। कौन बनवाया? विजयालय ने बनवाया। वह चोल वंश का संस्थापक था और उसने यह मंदिर तंजावुर में बनवाया था। कहाँ बनवाया था? तंजावुर में बनवाया था। द टेम्पल ऑफ द गॉडेस निशुम्भशूदनी was built by Vijayalaya, the founder of the Chola dynasty. Who is the Vijayalaya? So he is the founder of
Chola dynasty. He constructed his temple at तंजावुर. वो तंजावुर में इस टेम्पल को बनवाया था. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है कि चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? Who was the most powerful ruler of Chola dynasty? चोला डायनेस्टी का सबसे पावरफुल रूलर, पावरफुल शासक कौन था? आंसर जो होगा हमारा वो होगा चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक राज प्रथम था. उसने चोल साम्राज्य का विस्तार किया और प्रशासन, कला एवं मंदिर निर्माण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए. द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द चोला डायनेस्टी वाज राज फर्स्ट. He expanded the Chola Empire and made significant contributions in administration, art, and टेम्पल कंस्ट्रक्शन. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है कि राज प्रथम के पुत्र का नाम क्या था? राज प्रथम के पुत्र का नाम क्या था? What was the name of राज फर्स्ट सन? कि राज फर्स्ट के सन का नाम क्या था? तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा राज प्रथम के पुत्र का नाम राजेंद्र प्रथम था. क्या था? राजेंद्र प्रथम था. उसने अपने पिता के कार्यों को आगे बढ़ाया और चोल साम्राज्य को और भी अधिक शक्तिशाली बनाया. द नेम ऑफ राज फर्स्ट सन वाज राजेंद्र फर्स्ट. द नेम ऑफ राज फर्स्ट सन वाज राजेंद्र फर्स्ट. He carried forward his father's legacy and further strengthened the Chola Empire. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है? तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए? तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए? Who built the temples of तंजावुर and गंगईकोंडा चोलापुरम? तंजावुर, तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा तंजावुर का मंदिर राज प्रथम द्वारा और गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाया गया था. ये मंदिर चोल वंश की स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है. द तंजावुर टेम्पल was built by Rajaraj first and the Gangaikonda Cholapuram temple was built by Rajendra first. These temples are outstanding example of Chola architecture. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 20 है मंदिरों के आसपास कौन कौन रहते थे और क्या कार्य करते थे? Who lived around the temples and what work did they do?
कि मंदिर के आसपास कौन रहते थे और जो रहते थे वो क्या कार्य करते थे, उनका क्या कार्य था मंदिर में। तो मंदिरों के आसपास पुरोहित, मालाकार फूलों का काम करने वाला, बावर्ची यानी कि रसोइया, मेहतर साफ सफाई की कर्मचारी, संगीतकार और नर्तकियां रहा करते थे। वे मंदिर की पूजा, सजावट, भोजन व्यवस्था, सफाई, संगीत और नृत्य से संबंधित कार्यों में लगे रहते थे। तो इस तरह से सभी लोगों का अलग अलग काम था। अराउंड द टेम्पल्स लिव्ड प्रेस्ट, फ्लावर डेकोरेटर्स, मालाकार्स, cooks, cleaners, musicians, and dancers. They were involved in the temple worship, decoration, food preparation, cleaning, music, and dance related activities. तो वो ये लोग रहते थे और ये सारे काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कि सबसे प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमाएं कौन सी थी। सबसे प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमाएं कौन सी थी। विच वेयर द मोस्ट फेमस ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा सबसे प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमाएं चोल कांस्य प्रतिमाएं थी। कौन सी थी। तो चोल कांस्य प्रतिमाएं थी जिन्हें संसार की सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में माना जाता था। इनमें नटराज यानी कि नृत्य करते शिव की प्रतिमा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। द मोस्ट फेमस ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स वेयर द चोला ब्रॉन्ज idols, considered among the finest in the world. The most well known among them is the idol of Nataraj, डांसिंग ऑफ शिवा, डांसिंग शिवा। तो शिव जी का डांस करते हुए जो प्रतिमा है जिसे हम लोग नटराज कहते हैं, ये प्रतिमाएं सबसे फेमस है कांस्य प्रतिमाएं में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे कि डेल्टा में बाढ़ रोकने के लिए क्या बनाए जाते थे। व्हाट वाज बिल्ट इन द डेल्टा टू कंट्रोल फ्लड्स, कि डेल्टा में फ्लड्स को, बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया जाता था। तो आंसर हमारा होगा कि डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ रोकने के लिए तटबंध, इम्बैंकमेंट्स बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था। इम्बैंकमेंट्स बनाए जाते थे ताकि नदियों का पानी खेतों और गांवों में न फैले। Embankments were built in the delta regions to control floods and prevent river water from spreading into fields and villages. तो वो फील्ड और विलेज में स्प्रेड ना हो पानी, बाढ़ ना आए, गांव के लोगों को नुकसान ना हो, इसीलिए वहाँ पे तटबंध बनाया जाता था, यानी कि एम्बैंकमेंट्स बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी। व्हाट वेर द सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स कॉल्ड, जहाँ पे किसानों की बस्तियां होती थी वो क्या कहलाती थी। तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा किसानों की बस्तियां उड़ कहलाती थी। क्या कहलाती थी। उड़ कहलाती थी। ये गांव के सामान्य कृषक समुदायों की बस्तियां होती थी। जो गांव के सामान्य कृषक होते थे उनकी जो समुदायों की बस्तियां होती थी वो उड़ कहलाती थी। द सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स वेयर कॉल्ड उर। दिस वेयर द विलेज inhabited
मेनली बाय ऑर्डिनरी कल्टीवेटर्स। जो ऑर्डिनरी कल्टीवेटर्स होते थे यानी कि जो सामान्य कृषक होते हैं, उनके समुदायों की जो बस्तियां होती थी उन्हें क्या कहा जाता था? तो उर कहा जाता था, वो उर कहलाती थी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कह रहा है? तो गाँव के समूह को क्या कहा जाता था और उनके क्या कार्य थे? What were groups of villages called and what were their function? कि ग्रुप ऑफ विलेजेस जो था वो क्या कहलाता था और उसका काम क्या था, फंक्शन क्या था? तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा गाँव के समूह को नाडू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नाडू कहा जाता था। इनका मुख्य कार्य न्याय करना और कर वसूलना था। तो ये नाडू का काम क्या था कि ये न्याय करते थे और कर वसूलते थे। ग्रुप्स ऑफ विलेजेस वेयर कॉल्ड नाडू। देयर मेन फंक्शंस वेयर टू एडमिनिस्टर जस्टिस एंड कलेक्ट टैक्सेस। तो इनका मेन फंक्शन यही था कि ये टैक्स कलेक्ट करते थे, कर वसूलते थे और एडमिनिस्टर जस्टिस करते थे यानी कि न्याय करते थे, मुख्य कार्य न्याय करते थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है भूवेद वेलन क्या है? भूवेद वेलन क्या है? हु वाज अ भायुदा वेलन। यहाँ पे है भुयुदा वेलन। हु वाज अ भुयुदा वेलन। तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा भूवेद वेलन एक ऐसा किसान था जिसे राजा द्वारा विशेष सम्मान मिलता था। इसका अर्थ होता है 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला किसान। तो देखिए जो भूवेद वेलन थे वो एक अलग किस्म के किसान होते थे जिनके राजाओं द्वारा एक विशेष सम्मान मिलता था, क्योंकि ये एक साथ 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। भुयुदा वेलन was a farmer honored by the king. The term means a farmer who served 3 kings. तो ऐसे किसान, ऐसे फार्मर्स जो 3 किंग्स को, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं सर्व करता था, तो अपनी सेवाएं प्रदान करता था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अर्ड्यार किसे कहते हैं? अर्ड्यार किसे कहते हैं? हु वेयर कॉल्ड अरिडार्स। हु वेयर कॉल्ड अरिडार्स। तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा अर्ड्यार शब्द का प्रयोग किसानों के लिए किया जाता था। किसके लिए? किसानों के लिए किया जाता था। ये कृषि कार्यों में संलग्न लोग होते थे। ये कृषि कार्यों में संलग्न लोग होते थे। अरिडार्स वेयर फार्मर्स। द टर्म रिफर्ड टू दोज engaged in एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। तो ऐसे फार्मर जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड रहते थे वैसे फार्मर को अरिडार्स कहते थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है वेलन वगाई का क्या अर्थ है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेलन वगाई? वेलन वगाई का अर्थ होता है, आंसर हमारा क्या होगा? वेलन वगाई का अर्थ होता है गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि। यह उस प्रकार की जमीन को दर्शाता है जो सामान्य कृषक स्वामियों के पास होती थी। अब देखिए जो ये है ना वेलन वगाई, ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि होती है। जो ब्राह्मण नहीं होते, ऐसे किसान जो ब्राह्मण नहीं होते हैं उनकी वो भूमि होती है। यह उस प्रकार की ज़मीन को दर्शाता है जो सामान्य कृषक स्वामियों के पास होती है, यानी कि ब्राह्मण के अलावा और भी पर्सन के पास जो होती है। वेलन वगाई refers to land owned by non-Brahmin peasant proprietors. It denoted lands
cultivated and controlled by the ordinary peasant landowners. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्रह्मदेय से क्या अभिप्राय है। व्हाट इज मीन्ड बाय ब्रह्मदेय। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा, ब्रह्मदेय से अभिप्राय है ब्राह्मण को दान में दी गई भूमि। ब्रह्मदेय क्या होता है, तो ब्राह्मण को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता है। यह भूमि आमतौर पर कर मुक्त होती थी और धार्मिक या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए दी जाती थी। ब्राह्मणों को जो ज़मीन दी जाती थी उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था, वो टैक्स मुक्त होता था, उस पर कोई टैक्स नहीं लगती थी और ये ज़मीन प्रायः धार्मिक और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए दी जाती थी। ब्रह्मदेय मीन्स लैंड ग्रांटेड टू अ ब्राह्मण एज अ गिफ्ट। सच लैंड वाज ऑफ्टेन टैक्स फ्री एंड गिवन फॉर रिलीजियस और एजुकेशनल पर्पस। तो ये रिलीजियस और एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ होता था, उसके यूज के लिए दिया जाता था, यही इसका उद्देश्य था देने का। क्वेश्चन नंबर 29 है, शाला भोग किसे कहते हैं। शाला भोग किसे कहते हैं। व्हाट इज शाला भोग। शाला भोग किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा, शाला भोग उस भूमि को कहा जाता था जो विद्यालय यानी कि शाला पाठशाला के रख रखाव और संचालन के लिए दान में दी जाती थी। पहले का जो विद्यालय होता था वो किसी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बल्कि राजाओं और वहाँ के नागरिक यानी कि प्रजाओं के द्वारा बनाया रहता था और स्कूल के नाम से ज़मीन दिया जाता था, भूमि दिया जाता था, जिसके जो कुछ भी उपज होता था उसी से उस स्कूल का रख रखाव और संचालन किया जाता था। शाला भोग रिफर्स टू द लैंड granted for the maintenance and functioning of a school educational institution। तो यही अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 कि क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, देवदान तिरुनम दक्कनी का क्या तात्पर्य है। व्हाट इज मेंट बाय देवदान तिरुनम दक्कनी। आंसर जो हमारा होगा वो होगा कि देवदान तिरुनम दक्कनी का तात्पर्य है मंदिर को उपहार स्वरूप दी गई भूमि। जो मंदिर होता था उसके नाम से ज़मीन दान की जाती थी मंदिर के नाम से और इसी भूमि को देवदान तिरुनम मदक्कनी कहा जाता था। यह भूमि धार्मिक उद्देश्यों के लिए दान की जाती थी। किस उद्देश्यों के लिए, तो धार्मिक उद्देश्यों के लिए दान की जाती थी। देवदान तिरुनम दक्कनी रिफर्स टू लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स एज अ डोनेशन जनरली फॉर रिलीजियस पर्पस एंड टेम्पल मेंटेनेंस। जो टेम्पल का जो मेंटेनेंस होता था वो इसी भूमि से जो कुछ भी आता था उसी से इसका मेंटेनेंस होता था और इसी उद्देश्य से मंदिर को उपहार के तौर पे ज़मीन दान दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, पल्लिचदम से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पल्लिचदम। तो पल्लिचदम से क्या तात्पर्य है, हम क्या समझते हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है हमारा कि पल्लिचदम से तात्पर्य है जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि। जो जैन संस्था होती थी उसको जो दान में दी जाती थी भूमि, उस भूमि को क्या कहा जाता है, तो पल्लिचदम कहा जाता है। यह भूमि जैन धर्म से जुड़े धार्मिक या शैक्षणिक संस्थानों को दी जाती थी। पल्लिचदम refers to land donated to Jain institution usually for religious और educational purpose। तो पल्लिचदम वो भूमि है जो जैन संस्थाओं को दान में दी जाती थी और ये जैन धर्म से जुड़े धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं को दी जाती थी इसके उद्देश्य से।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, नगरम किसे कहते थे? व्हाट वाज नगरम? व्हाट वाज नगरम? नगरम किसे कहते थे? तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा, नगरम उन व्यापारियों के समूह को कहा जाता था जो व्यापारिक गतिविधियों में लगे रहते थे और व्यापारिक संगठन बनाते थे। तो नगरम क्या होता था कि व्यापारियों के समूह को कहा जाता था, और ऐसे व्यापारिक का समूह जो व्यापारिक गतिविधियों में लगा रहता था और व्यापारिक संगठन बनाता था। नगरम रिफर्ड टू अ ग्रुप और गिल्ड ऑफ ट्रेडर्स इन्वॉल्व्ड इन कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ एंड फॉर्मिंग ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड कम्युनिटीज़। तो जो व्यापारिक संगठन बनाते थे और उसकी गतिविधियों को में लगे रहते थे, उसी को नगरम कहा जाता था, ऐसे व्यापारियों को। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 कि 33 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति कौन सी थी? जो 12वीं शताब्दी में तमिल कृति कौन सी थी? विच इज़ द 12th सेंचुरी तमिल लिटरेरी वर्क? तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा 12वीं शताब्दी की एक प्रमुख काव्य कृति है पेरिया पूर्वम। पेरिया पूर्वम, ए प्रोमिनेंट तमिल लिटरेरी वर्क ऑफ द 12th century is पेरिया पूर्णम। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या है? पुलाया कौन सा समूह है? हु वेयर द पुलायाज? तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा, पुलाया एक ऐसा सामाजिक समूह था जिसे ब्राह्मण प्रतिष्ठित समाज से बाहर माना जाता था। तो पुलाया एक ऐसा सामाजिक समूह था जो ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण प्रतिष्ठित समाज जो थे उससे वो बाहर था, यानी कि इन्हें निम्न वर्ग में रखा गया, यानी कि इनसे ब्राह्मण से नीचे निम्न वर्ग में रखा गया और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। और ये ब्राह्मण से नीचे निम्न वर्ग के थे तो इन्हें सामाजिक भेदभाव जो है उसका सामना करना पड़ा। पुलायास वेयर अ सोशल ग्रुप considered outside the Brahmin dominated elite society. They were marginalized and faced social discrimination. जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता था, जातीय भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, उस चीज़ का सामना इन लोगों को करना पड़ा क्योंकि ये लोग ब्राह्मण से निम्न वर्ग के थे। क्वेश्चन नंबर 35 है कि उर, नाडु और नगरम में क्या अंतर था? व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन उर, नाडु एंड नगरम? व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन उर, नाडु एंड नगरम? तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा, उर क्या था? सबसे पहले हम उर के बारे में समझते हैं। तो उर सामान्य किसानों की बस्ती थी, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। नाडु जो है वो गांवों का समूह जो कर वसूलता है और न्याय करता है। और नगरम क्या होता था? तो ये व्यापारियों का संगठन है जो व्यापारियों की गतिविधि में लगे रहते थे, ऐसे व्यापारी का संगठन। उर विलेज ऑफ कल्टीवेटर्स। उर क्या होता है? तो विलेज ऑफ कल्टीवेटर्स यानी किसानों की बस्तियाँ। नाडु ग्रुप ऑफ विलेजेस। और नगरम जो है वो क्या होगा? तो मर्चेंट गिल्ड को नगरम कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है, मंदिर चोल शासन में किस प्रकार के सामाजिक केंद्र बन गए थे? मंदिर चोल शासन में किस प्रकार के सामाजिक केंद्र बन गए थे?
हाउ डिड टेम्पल्स बिकम सोशल सेंटर्स ड्यूरिंग चोला रूल? तो ये जो चोल रूल था उस टाइम में जो टेम्पल था उसको सोशल केंद्र कैसे बनाया गया था? आंसर हमारा होगा मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, वे शिक्षा, कला और आर्थिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। जैसे आज के डेट में मंदिर सिर्फ क्या है, पूजा स्थल है, लेकिन उस टाइम मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं था, वे शिक्षा, कला और आर्थिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। टेम्पल्स वेयर नॉट जस्ट रिलीजियस सेंटर बट ऑल्सो हब्स फॉर एजुकेशन, आर्ट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अल बरूनी की रचना अल हिंद का ऐतिहासिक महत्व क्या है? What is the historical importance of अल बेरूनीज अल हिंद? आंसर जो हमारा होगा वो होगा यह भारत की तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति का सटीक विवरण देती है। इट गिव्स अ वैल्यूएबल डिस्क्रिप्शंस ऑफ इंडियाज सोसाइटी, रिलीजन एंड कल्चर एट दैट टाइम। तो ये उस समय के सोसाइटी कि इंडिया का सोसाइटी कैसा था, वहाँ के रिलीजन क्या था, कल्चर क्या था, इस सारे चीज़ के बारे में विवरण देती है इस बुक में। क्वेश्चन नंबर 38 है कि चोलों को सिंचाई प्रणाली की विशेषताएं क्या थी? चोलों की सिंचाई प्रणाली की विशेषताएं क्या थी? व्हाट वेर द फीचर्स ऑफ द चोला इरिगेशन सिस्टम? तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा तालाब, बांध और तटबंध बनाए गए, किसानों की समितियां देखरेख करती थी। तो क्या बनाया गया सिंचाई के लिए? तालाब, बांध, तटबंध, ये सारी चीज़ें बनाई गई और किसानों की समितियां उसका देखरेख करती थी। फॉन्ट्स, डैम्स, एम्बैंकमेंट्स वेयर बिल्ट, कमिटीज ऑफ फार्मर्स मैनेज्ड देम। ये सारे चीज़ें बनाया गया और उसके बाद उसका देखरेख कौन करते थे? तो किसान करते थे। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा क्या कह रहा है कि राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? क्योंकि हमने पहले देखा कि ये जो राष्ट्रकूट था वो चालुक्य शासन के साथ था, बाद में ये पावरफुल बन के अपना शासन, अपना राजवंश बनाया था। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने, वो कैसे शक्तिशाली बने कि वो अपना राजवंश स्थापित किया। हाउ डिड द राष्ट्रकूटास बिकम पावरफुल? तो आंसर जो होगा वो आंसर होगा कि राष्ट्रकूटों ने चालुक्य शासकों को हराया और स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। तो ये जो चालुक्य शासकों के अधीनस्थ था उसको हरा के और स्वतंत्र रूप से अपना शासन करने लगा। द राष्ट्रकूटास डिफीटेड द चालुक्य रूलर्स एंड बिगेन टू रूल इंडिपेंडेंटली। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी अन्य गतिविधियां जुड़ी थी? व्हाट अदर एक्टिविटीज़ वेयर एसोसिएटेड विथ चोला टेम्पल्स? चोल टेम्पल्स के साथ और कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी थी? तो आंसर होगा चोल मंदिरों में अनाज भंडारण, स्कूल, कार्यालय और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि मंदिरों में सिर्फ पूजा का या धार्मिक चीज़ें नहीं होती थी, वहाँ पढ़ाई भी होती थी, कार्यालय, सांस्कृतिक। तो वही चीज़ यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या होता था चोल मंदिरों में? तो चोल मंदिरों में अनाज भंडारण, स्कूल, कार्यालय और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। चोला टेम्पल्स वेयर एसोसिएटेड विथ ग्रेन स्टोरेज, स्कूल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज एंड कल्चरल प्रोग्राम्स। तो ये सारी चीज़ें मंदिरों में होती थी। कब? तो चोल मंदिरों में।
अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या किया। अभी तक हमने जो पढ़ा, एक एक क्वेश्चन करके इस चैप्टर के बारे में समझा, उसका कंक्लूजन क्या है कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर्ड द राइज ऑफ सेवरल पावरफुल डायनेस्टीज इन इंडिया बिटवीन द 7th and 12th centuries. Dynasties like Rashtrakoot, Chola, Pal and Gurjar Pratihar not only ruled vast region but also made significant cultural and religious contribution. The system of revenue collection, temple building, social organization and administrative institution played a crucial role in shaping this era. Major conflict like the tripartite struggle also influenced the political map of the Indian subcontinent. Now that you have understood these 40 important questions, you can confidently answer any related question in the exam from in this chapter, and also you easily write the answer of any question that is given in this video. How many question? 40 question, and every question is very important for our past, for our history. I hope you all have understood all these 40 questions. If you have any doubt, then comment me in comment section. I will answer you every question. तो बच्चों, हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा? तो यही देखा कि 7th से 12th सेंचुरी के बीच में जो भी हुआ है, जैसे कि अलग अलग डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा कि राष्ट्रकूट, चोला, पाल, गुर्जर प्रतिहार, ये सारे चीज़ के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे क्या शासक हुआ और किस शासक काल में किस चीज़ को क्या कहा जाता है। जैसे कि अगर मंदिर के लिए दान दी जाती है तो उसको क्या कहते हैं, जैन धर्म के लिए अगर दान दी जाती है भूमि, उसको क्या कहते हैं। तो हमने इस चैप्टर में बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को देखा और ऐसे ऐसे वर्ड का मीनिंग समझा जो हमें वर्ड से पता नहीं चल सकता है कि इस चीज़ का ये मीनिंग होता है। तो हमने अपने अतीत के बारे में, अपने पास्ट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में अच्छे से समझा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल मिथिलानी टीचर सुप्रिया। एंड आई गिव यू one question. You all have answer me in comment section. Comment below. Which question did you find most interesting? What is the question? The question is, who was the most famous ruler of the Rashtrakoot dynasty? राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? Who was the most famous ruler of the राष्ट्रकूट डायनेस्टी? तो यही क्वेश्चन था। आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें और भी आगे पढ़ाने में मज़ा आए कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। आपकी जो इंटरेस्ट जो शो करेगा उससे हमें प्रेरणा मिलेगी और भी वीडियो आगे बनाने के लिए।
तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 से होगा। चैप्टर 2 का बेस्ट वीडियो आपको मिलेगा। तो इसी तरह आप लोग जुड़े रहिए मिथिलानी टीचर सुप्रिया यूट्यूब चैनल के साथ, और नए नए वीडियो, नए नए चैप्टर और अलग अलग कक्षाओं का, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग चैप्टर आपको मिलता रहेगा इस चैनल पे। इसके लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके सर्किल में कोई आपके ऐसे फ्रेंड है जो इस क्लास में पढ़ते हैं या फिर जनरल कंपटीशन के प्रिपरेशन करते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी का जो जितना भी वीडियो है वो सिर्फ स्टूडेंट जो उस क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए नहीं, बल्कि वो सारे बच्चों के लिए भी जो कि किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हाँ, हमने जो क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, उसका आंसर कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें ये लगे कि बच्चे जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, यानी कि बच्चों को मज़ा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, तो ये आपका आंसर मेरे लिए प्रेरणा होगी आगे और वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।